चौधरी मित्र सेन आर्य एक आदर्श, एक विचार जो हमेशा जीवित रहेंगे। महाराजा भातृहरि की प्रसिद्ध उक्ति है, परिवर्तिनी संसारे मृतः को वा न जायते, स जातो येन जातेन याति वंशः समुन्नति। इस परिवर्तनशील संसार में जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, लेकिन जन्म लेना उसी का सार्थक है जो अपने कार्यों से कुल, समाज और राष्ट्र को प्रगति के मार्ग पर अग्रसर करता है। चौधरी मित्र सेन आर्य ने इस उक्ति को अक्षरशः चरितार्थ किया है। सत्य, संयम और सेवा के अद्भुत सम्मिश्रण चौधरी मित्र सेन के लिए सदैव मानव हित सर्वोपरि रहा। उनके जीवन का लक्ष्य स्पष्ट था, उनकी जीवन पद्धति तय थी, जो सबके हित में हो और स्वयं के लिए भी सुख देने वाला हो, ऐसा आचरण करो। जीवन पर्यंत इसी आदर्श पर चलने और समाज को एक दृष्टि व दिशा देने वाले चौधरी मित्र सेन भौतिक रूप से आज भले ही हमारे बीच नहीं रहे हों, लेकिन उनकी दृष्टि, उनके विचार और कार्य हमें युगों युगों तक आलोकित करते रहेंगे। ये बात स्पष्ट है मेरे जीवन में, सभी मनुष्यों को सर्वहित की भावना से, मित्र भाव से देखना और बरतना चाहिए। उसमें सबकी उन्नति है, किसी का अनिष्ट नहीं, किसी के दोष नहीं देखने चाहिए और उसके गुणों को देखकर अपना पुरुषार्थ रूपी तप को बढ़ाते चले जाना चाहिए। दुनिया में कुछ ही विरले लोग ऐसे होते हैं जो सृष्टि उत्पत्ति से आज तक इसमें हम कौन है इसका परिचय मिलता है। हम भारत के लोग, हमारी सारी परंपरा, हमारी सारी कुंडली हमको पता चलती है और ये जानकारी, ये ज्ञान दुर्भाग्य से आजकल विद्यालयों में नहीं मिलता है। जो शिक्षा पद्धति प्रचलित है उसमें नहीं है, अभी नहीं आ रही, उसमें कितना आ सकता है, आएगा, देखा जाएगा। परंतु ये नहीं आने के पहले की जो थी उसमें बिल्कुल नहीं था। केवल गुरुकुलों में, विद्या भारती के विद्यालयों में, संघ की शाखाओं में ये जानकारी मिलती थी और इस जानकारी का बड़ा महत्व है, क्योंकि हम सब लोग जीवन में जो भी करेंगे वो अपनी पहचान के आधार पर करते हैं। अगर हम मानते हैं कि हम पराक्रमी पूर्वजों के वंशज हैं तो हम भी पराक्रमी बनेंगे। हम अगर मानते हैं कि नहीं, हमारे पूर्वजों ने हमेशा मार ही खाया, तो हम भी मार ही खाते रहेंगे। स्वामी विवेकानंद एक कहानी बता दे। जंगल में बकरियां चराने वाले गडरियों को जंगल में एक बच्चा मिल गया, शेर। उसकी माता को शिकारियों ने मार दिया। इसकी आंखें खुली नहीं थी, भूख से करा रहा था। तो गडरियों को बड़ी दया आई
उसको उठाकर वो अपने ले आए बाड़े में, सारी बकरियों के साथ उनको रखा। 15 दिन के बाद उसकी आंखें खुली, उसने देखा कि मैं बकरियों में रहता हूं, तो अपने आप मानने लगा कि मैं भी एक बकरी हूं। फिर उसने देखा कि बकरियां होती है और उनकी रखवाली करने वाले कुत्ते होते हैं। बकरियां ठेला ठेली करती है, ये भी ठेला ठेली करता था, धक्के देता था, धक्के खाता था। लेकिन कुत्तों के भौंकने से ठीक होना पड़ता है, वापस झुंड में आ जाना पड़ता है, नहीं तो कुत्ते परेशान करते हैं। और उनकी भी नहीं मानी तो गड़ब ये होते हैं जिनकी लाठी पड़ती है। इस सारे भय के कारण अनुशासन में रहना पड़ता है। ये सारे बकरियों के तौर तरीके उसने सीख लिए। कहानी में ये नहीं बताया कि वो घास खाता था कि नहीं। तो ऐसा उन्हें पड़ा हुआ, रोज बकरियों के साथ जंगल में जाता था चरने के लिए। तो एक दिन उस जंगल में एक असली शेर आ गया। असली ने, ये भी असली था, लेकिन जिस असली शेर को मालूम था कि मैं असली शेर हूं, वो आया और शिकार करने के इरादे से उस झुंड को देखने लगा दूर से। तो आश्चर्य, बकरियों में एक नौजवान शेर भी है। बकरियां उसको भी धक्के मार मार के बाहर कर देती है और कुत्तों के भौंकने से फिर झुंड में वापस आ जाता है। ये क्या आश्चर्य है, ये देखने के लिए उसने पुकारा उस शेर को और बढ़ा बकरियों की झुंड के ओर, यानी दहाड़ पर उसने छलांग लगाई। तो सारी बकरियां भीतर भीतर होके भागने लगी। वो शेर नहीं जो बकरियों में पड़ा था वो भी भागने लगा। इसने झपटा मार के उसी को पकड़ा। वो थर थर कांपने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, महाराज छोड़ दो, मैं अनाथ हूं, मेरे माता पिता नहीं है, ये तो बकरियों की संगति में मैं इस जंगल में आता था, मुझे पता नहीं था आप यहाँ आने वाले हैं, एक बार छोड़ दीजिए फिर नहीं आऊंगा। तो इस शेर को ध्यान में आया कि इसको पता ही नहीं है कौन है। तो उसने कहा भाई तुम ऐसा क्यों करते हो, तुम मुझ पर हमला करो, मुझे भगाओ। तो और गिर गया, महाराज ये जरूरत मैं कैसी करूं, आपका अपमान मैं नहीं कर सकता, आप एक बार मुझे छोड़ दीजिए। तो शेर को ध्यान में आया कि जानता ही नहीं, इसलिए उसको घसीटते घसीटते एक तालाब के किनारे ले गया और तालाब के शांत जल में उसको प्रतिबिंब दिखाया और कहा कि देखो बकरियों को रोज देखते हो, आज मुझे देख रहे हो, पानी में अपने आप को देखो और बताओ तुम कौन हो, तुम मुझसे मिलते हो कि उनसे मिलते हो। जब उसने देखा तो उसको ध्यान में आया, वही पीला रंग है, काले पट्टे है, लाल लाल आंखें हैं, बड़ी बड़ी मूंछें हैं। तो उसने डरते डरते पूछा कि उनसे तो मैं मिलता नहीं, क्या मैं शेर हूं? तो शेर ने कहा जंगल वाले कि दहाड़ कर देखो, दहाड़ भी नहीं सकते तो किस काम के शेर हो। उसने दहाड़ लगाई, उसको दहाड़ लगाना आ गया कि उसकी शेर था ही, वो जान गया कि मैं शेर हूं। उस दिन से उस झुंड की बकरियां तो पास फटकी नहीं, कुत्ते भी दूर ही लगने लगे। गडरिये में तो फिर से उसको वापस लाने की हिम्मत ही नहीं की और बाकी शहर भी जरा दबके रहने लगे, क्योंकि वो जानते थे कि अब इस जंगल में जो शेर है वो जानता है कि वो शेर है। अपने परिचय का ये महत्व होता है, अपनी बुलंदी मालूम चाहिए, उससे अपना पराक्रम पता चलता है। हमने क्या क्या किया, हम कब से हैं, कैसे कैसे दिन देखे और कैसे कैसे उनको पार किया, हमारा आचरण कैसा था, नीति कैसी थी, इसका परिचय हो जाए तो हमको ध्यान में आता है कि हम उस वंश में जन्मे, हम उस भारत के नागरिक हैं जिसके पूर्वजों ने ऐसा पराक्रम किया कि किसी को जीता नहीं, किसी को बदला नहीं, लेकिन सबको जैसे थे उससे अच्छा बनाया, आर्यत्व दिया, तो संस्कृत बनाया। ये हमारे दिमाग में भ्रम डाल दिया कि आर्य नाम का कोई वंश था। आर्य वंश नहीं है, आर्य संस्कृति है। उसको ग्रहण करके हम वास्तव में मनुष्य बनते हैं। ऐसी हमारी संस्कृति।
उसके हम विरासतदार है। जो संस्कृति सिखाती है कि विद्या तो आवश्यक है, विद्या यानी अपने अंदर का देखना, बिना उसके कुछ ठीक नहीं होता। लेकिन केवल विद्या से भी नहीं चलता, जो बाहर है उसको भी जानो। मोक्ष पुरुषार्थ है, लेकिन मोक्ष का पुरुषार्थ सफल होना है तो अर्थ काम भी सफल होने चाहिए। भूखे भजन न होए गोपाल, और इसलिए उनका आदेश है हमारे पूर्वजों का। उपनिषदों में कहा है अविद्या मृत्युम तीर्थवा विद्या मृतमश्नुते। बाहर की दुनिया को जानो, विज्ञान का अभ्यास करो, ठीक ठीक जैसा है वैसा जानो, उसका उपयोग अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए, सार्थक बनाने के लिए करो, और अध्यात्म का अभ्यास करो, सत्य को जानो और उसको जानकर मृत्यु पर विजय प्राप्त करो, अमर बनो। ये जीवन सिखाने वाली प्रदर्शनी इस स्तंभ में है। इस स्तंभ में जाना, नीचे से जाना, अपने मूल की खोज करते करते आप ब्रह्मांड तक पहुंच जाओगे, और वहां से हम यहां तक कैसे आए इसको जानने के लिए फिर से ऊपर से नीचे चलते चलते आए। ऐसी शिक्षा यहां मिलती है, और ये केवल स्तंभ के चित्र में नहीं है। हमने से बहुत लोग मित्र सिंह जी से परिचित है, उनके कुटुंब से परिचित है। ये मित्र सेन जी का जीवन व्यवहार रहा है। इतनी कठिनाइयों में उन्होंने अपने हाथ से अपने जीवन को गढ़ा, सुखी बनाया, संपन्न बनाया, लेकिन वहां रुके नहीं। ये भी अपने देश की विशेषता है। आप पश्चिम में जाओगे तो आपको कहानियां मिलेगी। कहानियां किनकी होती है? जिन्होंने खूब कमाया अथवा जो सत्ता प्राप्त कर प्रभुता प्राप्त किए करने वाले थे। राजाओं की कहानी, धनपतियों की कहानी। हमारे यहां उनकी कहानियां नहीं चलती, चलती है उनकी भी, लेकिन जिस राजा ने पितृवचन पालन करने के लिए खुद होकर निशिचर ही न करहु मही, यह उद्देश्य मन में लेकर 14 वर्ष खुशी से वनवास को स्वीकारा, उसकी कहानी 8000 साल बाद भी हम याद रखें। जिस धनपति ने अपने जीवन भर की कमाई स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाले राणा प्रताप को दान दी, उस धनपति की कहानी हमारे यहाँ चलती है। हमारे यहाँ कमाने वाला बड़ा नहीं होता, बांटने वाला बड़ा होता है। जो जो अपने को मिला है, ज्ञान मिला है बांटो, धन मिला है बांटो। आप पहलवान है, लोगों को बलवान बनाओ। ये देने वाला वो हमारे यहाँ बड़ा माना जाता है। हमारे यहाँ जीवन का यश महत्वपूर्ण नहीं है, हमारे यहाँ जीवन का सार्थकत्व महत्वपूर्ण है। आप जीते हैं बड़ी बात नहीं है, पशु भी जीते, परंतु आप जीते हैं और 10 और लोगों को जिलाते हैं तो आपका जन्म लेना सार्थक हो गया। आपने कुछ सीखा, अगले जन्म में उसके आगे का सीखो। ये जीवन का तरीका है, और ये जीवन का तरीका मित्र सेन जी के जीवन का तरीका था। आप सब लोग ज्यादा जानते हो, मैं तो उनको 2 बार ही मिला, लेकिन उन 2 बार में ही जो बातचीत हो गई, जो उनका ज्ञान हमने देखा, जो विचार जाने, उससे जो मन पता चला, उसके आधार पर मैं बता रहा हूं। ये जीवन जीने का संदेश हमको यहां मिलता है। हमारे यहां ऐसे लोग हैं, ऐसे कुटुंब है। आज दुनिया की हालत देखो, पर्यावरण की हानि हो रही, दुनिया के पास इलाज नहीं है। जानते हैं कि इन चीजों से पर्यावरण खराब होता है, लेकिन उन चीजों को छोड़ नहीं सकते। उस पर सारा जीवन निर्भर हो गया उनका। परिवार टूट रहे, अपराध बढ़ रहे,
छोटे बच्चे बंदूक लेके अपने ही सहपाठियों को विद्यालय में जा ढूंढ देते, ऐसी घटनाएं होती। सारा जीवन जैसे बिगड़ गया, अस्त व्यस्त हो गया, गर्ता में फंसते जा रहा है और रास्ता नहीं है। जमाना है, कलयुग है, लेकिन उस कलयुग में भी भारत का जीवन बहुत अच्छा है। हमारे यहां परिवार टूटते नहीं, परिवार बनते हैं, परिवार जुड़ते हैं, परिवार बड़े होते होने चाहिए और हो रहे हैं। हमारे यहाँ का व्यक्ति आज भी बच्चों को कहता है, कोई बड़ा सामने आया है, चलो माथा नमाओ, ये सिखाया जाता है, अभी भी चलता है। हमारे यहाँ संस्कार कायम है, संस्कृति कायम है, लोगों का संबंध कायम है अपनत्व का, और इसलिए विपत्ति आती है तो हम लोग निराश नहीं होते। कुछ साल पहले अमेरिका गया, सितंबर के महीने, वो सितंबर की 11 सितंबर की घटना वहां हो चुकी थी। 2 टावर वहां के उग्रवादियों ने ध्वस्त कर दिया। विमान लेके गए और विमानों को गिराकर वहां पर मनुष्य हानि, प्राण हानि, माल की सारा नुकसान कर दिया। मैं 3 साल बाद गया, 5 साल बाद गया, सितंबर के महीने में गया। एयरपोर्ट पे उतरा 11 सितंबर ही की, वो मेरी जन्म तारीख भी है। तो आप 11 सितंबर को जन्मे हैं? मैंने कहा वापस जाओ, कहता है क्या है पता नहीं, लेकिन दिखा था वहां। मैंने कहा हाँ। तो बोले आप पिछले वो 11 सितंबर उस दिन कहाँ थे? मैंने बोला इधर नहीं था, मैं अपने देश में था। लेकिन बाद में देखा इधर से उधर घूमते समय विमान में भीड़ नहीं। तो मैंने वहां हमारे जो मित्र थे उनको कहा कि आपके यहाँ का, हमारे यहाँ सब जगह भीड़ होती, अब विमान में भी भीड़ है। विमान में स्टैंडिंग अलाउड नहीं है, नहीं तो वहां भी खड़े लोग मिल जाते। अमेरिका में अच्छा है, भरपूर जगह है, तो भरपूर जगह नहीं, यहाँ भी भीड़ रहती है। लेकिन ये सितंबर का महीना है ना, 2001 से अमेरिकन आदमी सितंबर के महीने में विमान प्रवास नहीं किया। एक बार मार पड़ी, इतनी दहशत। उसी समय हमारे यहाँ बम्बई में विस्फोट हुए। विस्फोट हुए उसके दूसरे दिन फिर से लोकल फुल, और जहां विस्फोट हुए वहां भीड़ उमड़ी मदद करने के लिए और देखने के लिए। आगे नहीं कोई। भूज में इतना बड़ा भूकंप आया गुजरात में, लोग उससे उतर गए, उन्होंने अपना नया जीवन खड़ा कर दिया। निराशा का नाम नहीं रहता। आघात होता है, कमर टूटती है, लेकिन लोग बता के आते। नासिक शहर में गोदावरी को बड़ी बाढ़ आई और झोपड़ियां जो बसी के किनारे पर भर गई। तो वहां रहने वाला एक विद्यार्थी अपने प्राध्यापक के यहाँ गया। आते ही प्राध्यापक को मालूम हुआ कि उसका नुकसान हुआ है, मदद मांगने आया होगा। करना तो है, अपना विद्यार्थी है, वो स्वाभाविक है, कोई बड़प्पन की भावना वगैरह नहीं, लेकिन अपेक्षा की मांगेगा, देंगे आप। तो जेब की तरफ हाथ दिया तो विद्यार्थी ने कहा कि क्या रुकिए, जेब में हाथ मत डालिए। मैं ये कह रहा था कि गोदा माता आ गई, आंगन में खेल गई, जाते जाते अच्छे लगे, इसके घर के बर्तन वगैरह सब भाग के ले गई, और थोड़ा सा खड़ा किया था वो सब बैठ गया। अब फिर से हमको करना है, लेकिन हमारी कमर टूटी होगी, हिम्मत नहीं टूटी है। आपके पास मांगने के लिए नहीं आया हूं, आप मेरे पेट पर हाथ धर के लड़ो, ऐसा कहो, बाकी मैं देख लूं। ये हमारा समाज तो अपनी हिम्मत पर ये करता है। इस पुरुषार्थ को सिखाने वाला प्रत्यक्ष जीवन भी हमारे पास है, और इसीलिए वो सारे प्रभाव हमारे यहां भी आए हैं। ये हमारे सोने का समय नहीं है, जागृत रहने का समय है। एक एक घर में हमको नीति का शिक्षण देना पड़ेगा, संस्कारों का शिक्षण देना पड़ेगा, नई पीढ़ी से संवाद रख के उनको आगे बढ़ाना पड़ेगा। आज नई पीढ़ी से बातें नहीं होती घर के बड़ों की, क्योंकि सबके पास एक आ गया है छोटा सा
जिसको मोबाइल कहते हैं। कहीं भी जाएंगे लोग अपना अपना मोबाइल लेके देखते रहेंगे, आपस में बात नहीं करेंगे। बात नहीं होगी तो ये बातें पहुंचेगी कैसे? हमको ये बात करनी पड़ेगी, हमको अपने बच्चों को यहाँ लाना पड़ेगा, स्तंभ की यात्रा उनसे करानी पड़ेगी। हाँ, मित्र सेन जी के जीवन के बारे में भी बहुत कुछ है, वो सब दिखाना पड़ेगा। ऐसे और लोग भी समाज में है, उनके साथ संपर्क लाकर उनके उदाहरण बच्चों के सामने रखने पड़ेंगे। महापुरुष हुए लेकिन महापुरुष दूर रहते हैं, उनकी लोग पूजा करते, जय जयकार करते, उनका अनुकरण नहीं करते, लेकिन उनके जैसा होने के लिए प्रयास करने वाले अपने निकट के लोगों का जरूर अनुकरण करते हैं। और इसलिए समाज में ऐसे उदाहरण हमारे लिए एक शाश्वत वरदान है, उसका लाभ लेना चाहिए और ऐसा वरदान बने लोगों के प्रति अपनी कृतज्ञता हमको व्यक्त करनी चाहिए। समाज में अच्छाई बढ़ती है, अच्छाई तो अपने बलबूते बढ़ती है धीरे धीरे, लेकिन जब समाज को आवश्यकता होती है तब समाज को अच्छाई को पहचानना पड़ता है, अच्छाई को पुरस्कृत करना पड़ता है। उनको और कुछ नहीं चाहिए, बहुत अच्छा ऐसा कहने वाला समाज चाहिए। बहुत अच्छा कहकर 10 कदम वो आगे है, उस दिशा में 2 कदम चलते रहने वाले लोग चाहिए। तो अच्छाई का भी उत्साह उसके कारण रहता है। इनके अनुकरण के साथ साथ ऐसी अच्छाई को प्रोत्साहन करना, ऐसी अच्छाई का दर्शन करके उसका अनुकरण करना, ये अपना कर्तव्य बनता है। आज यहाँ आकर मैंने इस मेरे कर्तव्य का फिर से स्मरण किया, मुझे लगा मैं थोड़ा सा स्मरण आपको भी करा दूं तो मेरा काम, यहाँ का काम पूरा हो जाएगा। ये मेरा भाषण नहीं है, ये आपके साथ मैंने मेरे मन की बात कही है, कृपया उसका विचार कीजिए। इतना एक अनुरोध आपके सामने रखता हूं और आपको धन्यवाद देता हुआ मेरे 4 शब्द समाप्त। माननीय सर संघ चालक जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं संस्थान के अध्यक्ष माननीय कैप्टन रुद्रसेन जी से निवेदन करता हूं कि हमारे मुख्य अतिथि को स्मृति चिन्ह भेंट करें। माननीय कैप्टन रुद्रसेन जी। साथ में आ जाए। हमारे विशिष्ट अतिथियों को भी स्मृति चिन्ह देंगे। हमारे विशिष्ट अतिथियों को भी अब मैं अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए पद्मश्री आचार्य डॉक्टर सुकामा जी को आमंत्रित करता हूँ, वे आए और संक्षेप में अपना अध्यक्षीय उद्बोधन दें। वयम देवानां सुनतं स्याम। हम सब अत्यंत सौभाग्यशाली हैं कि आज स्वनामधन्य वैदिक पथ के पथिक और आर्य रत्न चौधरी मित्र सेन जी की पावन स्मृति में एक भारत मित्र स्तंभ के लोकार्पण समारोह के साक्षी बन रहे हैं। इस अवसर पर हमें आशीर्वाद मिला पूज्य योग ऋषि स्वामी रामदेव जी का, और आशीर्वाद मिला राष्ट्र धर्म के पुरोधा हमारे माननीय डॉक्टर मोहन जी भागवत का, और उसी के साथ हमारे आर्य जगत के सुप्रसिद्ध विद्वान सन्यासी जिन्होंने अपने जीवन को
आर्य समाज के लिए, वैदिक परंपराओं के लिए, गुरुकुल शिक्षा के लिए समर्पित किया हुआ है। तो उन सब का भी हम आशीर्वाद पा करके बहुत ही अनुग्रहित हुए हैं। साथ ही अनेक अन्य सुप्रसिद्ध राजनीतिक और उधर मंचस्थ महानुभावगण, और उसके पश्चात सामने जो याज्ञिक परिवार है, जो हमारे आर्य श्रेष्ठी और जिन्होंने वैदिक परंपराओं को जीवन में आत्मसात किया, जिनका आदर्श था कृतम में दक्षिणे हस्ते जयो में सभ्य आहित। मेरे यदि दाहिने हाथ में कर्म है तो बाहिने हाथ में विजय श्री मेरा आलिंगन करती है, मुझे विजय श्री की माला पहनाती है। ऐसे जो हमारे एक महान विभूति हैं, उनके आशीर्वाद से आज एक भारत मित्र स्तंभ के माध्यम से एक प्रकाश स्तंभ के रूप में उसको हम देखें, जिसमें समस्त वैदिक संस्कृति, भारतीय संस्कृति का गौरवशाली इतिहास उत्कीर्ण किया गया है। और इस अवसर पर अनेक विद्वानों का आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ है। अंत में मैं अपनी एक बात कह करके विराम देना चाहूँगी कि जो संपूर्ण परिवार है, पूज्य मित्रसेन जी ने एक संगतिकरण के साथ परिवार को जो जोड़ा, क्योंकि यज्ञ संगतिकरण का एक आधार है। यज्ञ से हम संगतिकरण सीखते हैं तो सारा परिवार भी उसका साक्षी बन रहा है। तो यज्ञ के संगतिकरण को साथ लेकर के चल रहा है पूज्य माता जी की छत्र छाया में। और इसी को और अधिक समारोह को उत्सव का रूप देने के लिए जो हमारे अभ्यागत समुपस्थित हुए हैं गुरुकुलों से और आर्य समाज से और समस्त ग्रामीण क्षेत्र से, उन सब का हम हार्दिक धन्यवाद करते हैं, अभिनंदन करते हैं और वंदन करते हुए मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। माननीय आचार्य जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी अभ्यागत महानुभावों का, विद्वानों का, नेतृत्व वर्ग का और हमारे मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि, इन सबका हृदय से आभार व्यक्त करते हुए आपसे निवेदन करता हूँ, अपने स्थान पर खड़े होने के लिए वैदिक राष्ट्रीय गान गाया जाएगा। आप सबसे निवेदन है कि आप अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। वैदिक राष्ट्रीय गान।